हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है अब उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 6ठी क्लास है। ओके, तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं इस टॉपिक से या अदर और जो अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उन क्लासेस को भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के अंदर, तो वो पढ़ने से पहले अब पहले ये जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो जैसे आप लोगों को पता ही है अभी हम इसमें प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कि जो केंद्र और राज्य हैं उन दोनों के अंदर जो प्रशासनिक संबंध होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रशासनिक संबंध में भी हमने पहले तो ये पढ़ा था कि जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उनका बंटवारा किस तरीके से होता है केंद्र और राज्य के बीच में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो राज्य और केंद्र है उनका जो दायित्व है, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में इतना सब पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राज्य को केंद्र के निर्देश। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि राज्य जो है उसको केंद्र के क्या क्या निर्देश हैं वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे हम ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं डिटेल में क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हमको डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक चलो कि मैंने मान लिया केंद्र और राज्य जो रिलेशन है, जो संबंध है, मैं मानती हूँ इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता, चलो मान लीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, जो ये होता है ना बिल्कुल टफेस्ट पोर्शन आया, बहुत टफ क्वेश्चन आया, तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसीलिए जब हम पहली बार पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट उसको पहले हम पूरा बेसिक से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, जैसे आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर कीजिएगा। बाकी जो मुझे सही लगता है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाकर डाल देती हूँ। ठीक है, चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो राज्य हैं, राज्यों को केंद्र के निर्देश, जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको जो सेंटर है, जो हमारी सेंटर है, उसके क्या क्या निर्देश होते हैं, किस तरीके से निर्देश होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इन दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। तो ये जो दो मामले हमने पढ़े उनके अलावा, मतलब जो कल पढ़े थे, तो उनके अलावा जो केंद्र है, केंद्र को क्या अधिकार है, क्या अधिकार है? यह अधिकार है कि वह राज्य को, अब जो हम पढ़ेंगे ना, इन मामलों में कार्यकारी शक्तियाँ प्रयोग करने के निर्देश दे सकते हैं। वो कौन से मामलों में केंद्र राज्य को निर्देश देगी? तो वो सबसे पहला मामला है संचार के साधनों को बनाए व उनका रख रखाव करें। इसके मामले में केंद्र राज्य को निर्देश देगी। दूसरा आता है राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें। इस मामले में केंद्र राज्य को निर्देश देगी। थर्ड इज प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्यों से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो स्टार्टिंग वाली, जो 5th तक की जो एजुकेशन होती है, प्राथमिक शिक्षा, तो उस स्तर पर राज्य क्या करे कि जो अल्पसंख्यक समूह है, अल्पसंख्यक मतलब जो अल्पसंख्यक तो माइनॉरिटी के अंदर ही आते हैं, तो जो माइनर समूह है, माइनॉरिटी के अंदर जो समूह आते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, है ना, तो लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो बच्चे, मतलब जो उनकी जो माइनर लोग हैं, जो अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनकी जो मदर टंग है, तो उसमें उनको एजुकेशन दी जाए। इसका भी रख रखाव या इसकी व्यवस्था किसके दायित्व है? राज्य का है। जिसका पालन करने का निर्देश कौन देता है? उसको सेंटर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है राज्य में अनुसूचित सूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। और जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो स्टेट को क्या निर्देश देती है कि जो राज्य है, जो स्टेट के अंदर जो अनुसूचित जनजातियां हैं
उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए। क्या करे? विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। तो इस मामले में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। तो इस मामले में जो आर्टिकल हमारा 365 है, अनुच्छेद 365 है, उसके अंतर्गत क्या है? केंद्र के निर्देश भी क्या है? राज्यों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे कि जो राज्य है, राज्य को जो केंद्र निर्देश देता है वो किन किन मामलों में देता है और क्या क्या निर्देश देता है। ठीक है, पॉलिटी पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। दूसरा ये है कि हमको ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्ट में हमारे गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं, हमारे संविधान में क्या क्या बातें बताई गई हैं। हमको ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ की नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या आता है हमारा? आगे आता है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। मतलब जो कार्य होते हैं, जो काम होते हैं, उनका जो पारस्परिक प्रतिनिधित्व होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य, मतलब जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। जो विधायी शक्तियां हैं उनका जो बंटवारा है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्तियां या विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता। इस तरीके से जो सेंटर है वो उसकी जो विधायी शक्तियां हैं वो उनको राज्य को नहीं दे सकता, वो स्टेट को नहीं दे सकता। जबकि कोई भी इकलौता राज्य राज्य सूची पर संसद के कानून बनाने को नहीं कह सकता। लेकिन कोई इकलौता राज्य राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने के लिए क्या नहीं कह सकता? नहीं कह सकता। ठीक है, वो इसको ऐसा नहीं बोल सकता। ओके, चलिए आगे क्या है? आगे इसमें बताया गया है कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है। अब जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती हैं उनका जो बंटवारा होता है वो सामान्यतः क्या होता है? जो विधायी शक्तियाँ होती हैं उनके बंटवारे का ही अनुसरण करता है। परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। परंतु कार्यपालिका जो क्षेत्र होता है उसमें इस तरीके का कठोर बंटवारा एक तरीके से टकराव को जन्म दे सकता है। मतलब उन दोनों के बीच में एक टकराव पैदा हो जाएगा। संविधान में कठोरता एवं विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकार प्रतिनिधिमंडल बनाया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें कठोरता और विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकार प्रतिनिधिमंडल बनाया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को वो चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, एक ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, इसमें वैसे समझने का इतना ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है कि जैसे हमको साइंस में पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बट हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी का बहुत रोल ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम में। और आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास बहुत दिन से एक दिन हुई थी, बीच में नहीं हो पा रही है, वो है कि सेट ही नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से क्लास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कराऊँ, डिटेल में कराऊँ, तो कैसे इंग्लिश में भी बताऊँ, हिंदी में भी सारा लिखवाऊँ। क्योंकि हिंदी में पहले इंग्लिश में लिखो फिर उसको हिंदी में लिखो, तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सोच रही हूँ कि पहले इंग्लिश में लिख के उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ, जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी में भी लिख लिया करेंगे, है ना। तो इस तरीके से अब देखो थोड़ा तो टाइम लगता ही है किसी भी चीज़ उसमें, किसी भी सब्जेक्ट में। बट हाँ, ये है कि जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर क्लासेस बीच में नहीं रुक पाएंगी। तो मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि एकदम अकेले इंसान भी एकदम सारी चीज़ें नहीं सेट कर पाता ना, तो बस वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे इसमें बताया गया है कि इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के ऐसे कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। तो इस तरीके से क्या है, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो राज्य सरकार की सहमति पर, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्री करे, केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। मतलब केंद्र का कोई भी कार्यकारी काम है उसको राज्य को सौंप सकता है। कौन? राष्ट्रपति। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल, इसी तरीके से एक स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में करता है। और तो मतलब केंद्र की सहमति पर ही राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसी कार्य को कहाँ करते हैं?
राज्य में करते हैं। आपसी समझौते पर यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। अगर आपसी दोनों का आपसी समझौता है तो उसमें क्या है, ये मामला शर्त के साथ भी हो सकता है और बिना शर्त के भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे इसमें क्या कहा गया है कि संविधान केंद्र सरकारी कार्य को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है। अब जो संविधान है वो क्या है, केंद्र के जो कार्यकारी जो कार्य हैं उनको राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में क्या प्रावधान करता है, यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों के बिना सहमति के परिस्थितिवश ऐसा कर सकता है। मतलब कि जो केंद्र है वो राज्यों के बिना सहमति के, अगर राज्य सहमति नहीं है और परिस्थिति ऐसी बनती है, कंडीशन ऐसी बनती है, तो ऐसा कर सकता है। किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो ये काम कौन करेगा, ये जो पार्लियामेंट है वो करेगी, न कि राष्ट्रपति द्वारा, न कि प्रेसिडेंट द्वारा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का बंटवारा एवं करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। इस तरीके से या इस प्रकार जो संघीय सूची है उसमें क्या है, उसके जो विषय हैं उस पर जो संसद द्वारा बनाए गए जो भी कानून है, केंद्र के संबंधित शक्तियों का जो आवंटन है और करारोपण का जो अधिकार है, राज्य को उसकी सहमति के बिना ही दे सकता है। ठीक है, आगे है, यद्यपि यह कार्य राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये जो काम है, ये जो कार्य है वो किसके द्वारा, राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य को नहीं है ऐसी कोई वो। चलिए आगे इसमें क्या है, उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि अब जो हम पढ़ के आए हैं इस व्यवस्था से क्या स्पष्ट है कि जो केंद्र है और राज्य के जो मध्य पारस्परिक सहयोग है, जो हमारा केंद्र और राज्य है उनके मध्य जो पारस्परिक सहयोग है, या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, या तो आपसी सहमति से या फिर विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। जहाँ क्या है, जहाँ केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, जहाँ जो हमारा केंद्र है, जो हमारा सेंटर है वो दोनों रीतियों का ही प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीति का ही या प्रथम रीति को ही अपना सकता है, जबकि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो प्रथम रीति को ही अपना सकता है। ओके, आई होप ये जो हमारा था जो कार्य पर जो पारस्परिक प्रतिनिधित्व है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच में जो सहयोग होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में जानते हैं। चलो, तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं। दोनों के बीच में, केंद्र के और राज्य के बीच में सहयोग और समन्वय के लिए क्या है, निम्नलिखित उपबंध है। कौन से उपबंध है, वो उन उपबंधों को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी का प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। जो संसद होती है, कोई भी अंतर्राज्यीय नदी है, मतलब हमारे किसी भी राज्य से होकर निकल रही है, या नदी घाटी है, उसका पानी का जो यूज़ करना है, जो प्रयोग करना है, या उसका वितरण और जो नियंत्रण है, उसके संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। कौन दे सकती है, जो संसद है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी आती है राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषय की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। जो क्या है, जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, केंद्र और राज्य के बीच जो सामूहिक महत्व है उसके विषय की जांच कर व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का क्या है, गठन कर सकती है। इस तरह का परिषद 1990 में बनाई गई थी। मतलब इस तरीके की परिषद जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, वो 1990 में बनाई गई थी। तो इस परिषद में क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र जो है, जो सेंटर है और जो राज्य है उसके बीच जो सामूहिक महत्व हैं उनके विषय की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। इस तरह की जो परिषद 1990 में बनाई गई थी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा,
केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साक्ष्य प्रदान की जानी चाहिए। मतलब जो केंद्र है और जो राज्य है उनमें जो लोक अधिनियम है या रिकॉर्ड है और न्यायिक प्रक्रिया है, उनके संचालन के लिए भारत के जो भू क्षेत्र हैं, जो भारत के क्या है भू क्षेत्र हैं, उनको पूर्ण विश्वास मतलब कंप्लीट तरीके से विश्वास और साक्ष्य प्रदान की जानी चाहिए। तीसरी बात ये हो गई। चलिए नेक्स्ट चौथी क्या आती है। चौथी आती है संसद संवैधानिक उद्देश्यों के अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य एवं अंत संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी अधिकरण का गठन कर सकती है। मतलब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या है संवैधानिक उद्देश्य से, जो उसका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल उद्देश्य है, उससे क्या है अंतर्राज्य व्यापार, जो अंतर्राज्य व्यापार होता है या वाणिज्य और अंत संबंध की जो स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है, उसके तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो सहयोग होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, कल को हम अखिल भारतीय सेवाएं और मतलब लोक सेवा आयोग, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है और पसंद आई है, प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ पाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, किसी का कोई भी सजेशन वगैरह हो किसी भी तरीके का, या मैं जो पढ़ा रही हूँ किसी को किसी तरीके की भी प्रॉब्लम हो, मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो या आपको समझ नहीं आ पा रही हो कोई चीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब मिलते हैं और जो क्लासेस हैं उनमें, और बाकी पॉलिटी की जो ये वाली क्लास है PDF वाली, इसमें तो अब कल ही मुलाकात होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।